नमस्कार। नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे डीप स्टेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बिल्कुल फेल कर दिया। भारत के आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश में डीप स्टेट जो है वो सफल हो गया। वहाँ उन लोगों ने सत्ता परिवर्तन करवा लिया, मगर भारत में लाख कोशिश के बावजूद वो कुछ नहीं कर सके। यहाँ पर एक के बाद एक कई तरह के विरोध प्रदर्शन और ये डीप स्टेट ने करवाए, मगर उनका कोई असर भारत पे नहीं पड़ा। असर तो पड़ा, मगर उसको इस तरह से मिनिमाइज कर दिया गया कि उसका कोई देश पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डीप स्टेट ने कैसे कैसे सत्ता परिवर्तन कराए। वैसे तो कई है उनका, मगर सबसे ज्यादा जो हम देखेंगे वो 2010 के आसपास, जिसको हम अरब स्प्रिंग बोलते हैं। अरब स्प्रिंग के टाइम में अरब जो देश है, मिडिल ईस्ट, भारत के लिए वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया में एक के बाद एक प्रोटेस्ट हुए और कई जगह सत्ता परिवर्तन हो गया। सबसे पहले 2010 में शुरुआत में ट्यूनीशिया जो है वहां से आबिदीन को हटा दिया गया। लीबिया में गद्दाफी की सरकार थी, गद्दाफी को हटा दिया गया। इजिप्ट में होस्नी मुबारक थे, उनको हटा दिया गया। और यमन में अब्दुल्ला सालेह थे, उनको हटा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि ये सब कमजोर थे, बहुत ही मजबूत थे ये सब, मगर डीप स्टेट की कोशिश होती है कि आपके लोकल लोगों को ही पैसे देकर किसी तरह से वो प्रोटेस्ट करवाते हैं, और यही प्रोटेस्ट इस तरह से बदल जाता है कि वो आगे जाके सत्ता परिवर्तन का रास्ता बना देता है। इन लोगों ने भारत में भी कई कोशिश की है। और एक बात बता दूं, 4-5 तरह से डीप स्टेट जो है काम करता है। नंबर एक तो जैसा मैंने बताया, प्रोटेस्ट। अभी मैं भारत का भी उदाहरण दूंगा, यहां क्या क्या उन लोगों ने कोशिश की और कैसे फेल हुए। तो पहला है प्रोटेस्ट। दूसरा शेयर मार्केट। इनके जो लोग हैं वो शेयर मार्केट को किसी भी देश का गिराते हैं, फिर अपने पैसे वहां लगा देते हैं, और जब गिरा हुआ होता है तो पैसा लगाते हैं, फिर शेयर मार्केट उठता है, क्योंकि वो तो नकली गिराया हुआ होता है, असल तो होता नहीं है। और जब बाद में असल में शेयर ऊपर जाता है तो ये सब मुनाफा कमाते हैं, डीप स्टेट और उससे जुड़े हुए लोग। तीसरा इनका है, ये लोग जहां तहां युद्ध करवाते हैं। हमने देखा बाइडेन के समय, अभी हाल में इराक बुश के टाइम में हुआ था, और अभी हाल में बाइडेन के टाइम में 2 बड़े युद्ध हुए, इजराइल हमास और रूस यूक्रेन। तो इसमें क्या होता है कि डीप स्टेट के ही लोग हथियार भी बेचते हैं। वो हथियार भी बेचते हैं, 2 देशों को लड़वाते भी हैं, और फिर यहां भी हथियार बेच के पैसे कमाते हैं। एक और उनका है, वो LGBTQ जो है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर, ये जो हैं, ये इनकी कोशिश होती है कि जो भी देश का समाज है वहाँ राष्ट्रीय जो राष्ट्रवादी सरकार है वो नहीं रहे, और जो आपके लोग हैं देश के वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएं। जैसे LGBTQ में अमेरिका में हम लोगों ने देखा, ऐसी स्थिति आ गई थी कि अभी बाइडेन के टाइम में वो लड़का है, वो लड़की के बाथरूम में जाने लग गया था। लड़की के बाथरूम में जाकर अगर इंडिया में आप जाएं तो आप पर केस हो सकता है, आप अंदर हो सकते हैं। मगर वहां बाइडेन के सरकार में था कि लोग कहते थे कि मैं हूं लड़का, मगर मेरी आत्मा है वो लड़की की है, ये बोलकर वो लेडीज टॉयलेट में चले जाते थे। तो एक तरह से ये आपने देखा होगा, LGBTQ जो है, लेस्बियन, गे और ये बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सब जब भी उनकी सरकार आती है डेमोक्रेट्स की, तो ये सब बहुत बढ़ जाता है। और अब जैसे ट्रंप की सरकार है, सारे अंदर घुस गए। जो भी थोड़ा लेफ्ट वाले होते हैं वो सब इसमें बढ़ जाते हैं। और लेफ्ट के साथ आप देखेंगे इनमें इस्लामिस्ट जो हैं, इस्लाम को मानने वाले लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट, और ये सब मिलके किसी भी देश में खेल करते हैं, जो कि हमने बाइडेन के टाइम में देखा, या पहले जब भी सत्ता परिवर्तन कहीं हुआ है वहां पर हम लोगों ने देखा कि कट्टरपंथियों को ये लोग पैसे देते हैं, और हर जगह 1-2 हज़ार नहीं, लाखों में लोगों को पैसे दिए जाते हैं, जिससे कि वो प्रोटेस्ट करें और देश जो है वो देश बर्बाद हो जाए।
और वहां सत्ता परिवर्तन हो जाए। जैसा हमने अभी बताया आपको, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया, ये 5 तो सामने है, बहरीन। मगर इस तरह के कम से कम अरब में कम से कम उस वक्त 20 देशों में इन लोगों ने कोशिश की, मगर बाकी जगह केवल प्रोटेस्ट हुआ, और जोरदार प्रोटेस्ट हुआ सत्ता के खिलाफ। आपने देखा होगा कैसे लोग सड़कों पर उतरे, मगर ये वहां बस प्रोटेस्ट हो गया। अब आपको बताता हूं मैं कि भारत में जो डीप स्टेट ने अपनी ये पंख फैलाने की कोशिश की, पंख तो उनका फैला ही हुआ है, मगर यहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको बिल्कुल फेल कर दिया। सबसे पहले आपको याद होगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में 2-3 चेहरे थे। कहा जाता है कि उनको डीप स्टेट और बाहर से ही पैसे आते थे, वो लोग फिर बाकी नीचे पैसे देते थे, और बहाना बना ये एमएसपी और 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई थी। पूरे देश में कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ दिक्कत पंजाब को थी और थोड़ा सा हरियाणा। अब तो हरियाणा में भी कुछ नहीं रहा, केवल पंजाब जो है, पंजाब भर में ही वो रह गया है। बाकी पूरे देश में सब लोग जो नए कानून बने थे उनके फेवर में थे, और सच में नया कानून जो बना था वो किसानों के फेवर में था। अब ये खुद पंजाब के किसान सोचने लगे हैं, क्योंकि अभी जो पंजाब में धान की खरीद हुई उसमें जमकर धांधली चली। किसान बेचारे जो असल किसान हैं वो अपना धान लेकर बैठे रहते थे और उनको खरीदने वाले नहीं होते थे, और जो बड़े जो धन्ना सेठ हैं वो ट्रक के ट्रक इन्हीं किसानों की सस्ते में धान खरीद कर लेकर आते थे और वहां पर आराम से बेच लेते थे। किसान खड़े रह जाते थे और ये धन्ना सेठ जो है इनका धान बिक जाता था। तो जो 3 कृषि कानून बने थे उनमें से एक कानून यह भी था कि आपको जो है आप जहां भी चाहें वहां से बेच सकते हैं अपना सामान। जैसे आप खेत में चाहें खेत में ही बेच लें, क्योंकि जब पुराना जो कानून है उसके मुताबिक आपको जो भी सरकार ने केंद्र बनाया है वहां लेकर आना है आपको धान, और वहीं आपको बेचना है। वहां आढ़तिये बैठे होते हैं और वही खरीदते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो किसान है धान लेकर आए, 10-10 दिन तक उनका धान नहीं खरीदा गया, रोड पर वो पड़ा रहा पूरा कई टन धान, और बाद में अगर कहीं खुदा न खास्ते बारिश हो गई तो वो धान सड़ भी गया और बिकने लायक तो नहीं हुआ। शराब कंपनियां आई और फिर उसी सड़े हुए धान को कौड़ी के भाव में जो 30 और 50 रुपए में बिकता उसको 50 पैसे में वो खरीद कर ले गई और उसी को और सड़ाकर उससे शराब बना। तो किसानों को अब पता लग रहा है कि उन लोगों ने क्या गलती की है। पूरे देश में मैं पहले भी जैसा बताया कोई दिक्कत नहीं थी, मगर किसान आंदोलन जो है वो नाम किसान का दिया गया। पैसा आ रहा था पीछे से डीप स्टेट और दूसरी जगहों से, और उनके 2-3 चेहरे बने इंडिया में जो बार बार आके प्रेस के सामने भाषण देते थे। वो आंदोलन आढ़तियों का था, क्योंकि आढ़तियों को लग रहा था कि अगर किसान को यह मिल जाता है कि वो अपने खेत से ही बेच दे धान या गेहूं, तो उसके बाद ये आढ़तियों की वैल्यू क्या रह जाएगी, वो आएंगे ही नहीं इनके पास, वहीं से बेच लेंगे। तो इन लोगों ने, आढ़तियों ने मिलके, और विदेश से जो था उन लोगों ने आढ़तियों को पैसे दिए। ये लोग यहाँ पर 5 स्टार के तरह गाड़ी में आए। जो किसान जो है, किसान के पास उस तरह की गाड़ियां नहीं होती, जैसे गाड़ी लेकर आए थे उसके अंदर एसी और क्या क्या सब कुछ था। और तो और वहाँ पर डेली पैसे दिए जाते थे, जो किसान के नाम पर जो गरीब थे उनको लाया गया था, और हर तरह की सुख सुविधा उनको दी जाती थी। वहाँ उस जगह पे वीडियो है कई कि लड़कियां भी लाई जाती थी उनको, इसके लिए कि वो भागे नहीं, वहीं पर रहें। तो किसान आंदोलन जो है वो प्रधानमंत्री समझ गए थे, किसान आंदोलन अगर लंबा चलता तो बहुत बुरी स्थिति होती, और प्रधानमंत्री ने समझ लिया था कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई। एक भी गोली अगर चल जाती किसान आंदोलन में तो ये फिर पूरे, ऐसा लगता जैसे किसान वो दिखा रहे थे तो आढ़तिया और मिल मालिक, तो पूरे देश में वो आग फैलती और फिर मोदी जी के खिलाफ एक आंदोलन जैसा खड़ा हो जाता, क्योंकि बाकी जो विपक्षी दल थे वो तो तैयार ही बैठे हुए थे, और उसके साथ वो जो आग लगाने की बात
एक नेता बोलते हैं, मैं जानकर इसको पॉलिटिकल नहीं बना रहा हूं, केवल आपको हल्का हिंट दे रहा हूं कि वो जो इस तरह के जो नेता थे वो इसमें आगे आए, मगर मोदी जी ने गोली ही नहीं चलाई तो उनका जो है वो 1-1.5 साल तक 2 साल तक बैठे रहे, मगर बहुत दिक्कत हुई जनता को, फिर भी मोदी जी ने एक बार भी उन पर बल प्रयोग नहीं करवाया और उनको मजबूरी में अंत में उन्होंने कृषि कानून वापस ले लिए, क्योंकि पता था उनको ये आंदोलन बहुत उग्र हो सकता है। और वापस लेने के बाद किसान जो है वापस चले गए। आज वही किसान पंजाब सरकार के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब में ही उनके साथ जो हुआ है, ज्यादती हुई है, वो जगह जगह जाम लगाकर बैठे हुए हैं। और किसान आंदोलन के आसपास आपको याद होगा डीप स्टेट का एक और है कि अगर वो कोई आदमी मान नहीं रहा है तो उसको जान से मार दो। जैसे ट्रंप का आपने देखा होगा, अमेरिका में उन पर डायरेक्ट हमला हुआ। अपने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा होगा, पंजाब में वो एक पुल के पास गए थे और उनको ऐसे जगह घेर लिया गया था कि कहीं भी सुरक्षा वाले उनके जो अपने एसपीजी और बाकी थे वही लोग थे, बाकी दूर दूर तक कोई पुलिस और कोई ये नहीं था, क्योंकि सुरक्षा तो लोकल सरकार प्रदान करती है जिसने वहां पे कुछ नहीं रखा हुआ था। और बाहर में किसान जो हैं वो बिल्कुल उग्र किसान हल्ला कर रहे थे। अगर वो दौड़ जाते इस ओर तो बहुत ही मतलब मोदी जी के साथ भी कुछ भी हो सकता था उस दिन, जो बाद में बहुत काफी इस पर हंगामा भी हुआ। आप जानते हैं क्या क्या हुआ। तो यहां भी बाद में वो एसपीजी, वैसे उनके पास ऐसे हथियार होते हैं कि वहां 1000 लोग 10,000 लोग होते, उनसे वो अकेले वो लोग निपट लेते। तो किसान आंदोलन जो है फुस हो गया, गोली ही नहीं चली, हालत खराब हो गई जो लोग आंदोलन कर रहे थे। और उस समय यूपी का चुनाव था, तो और ये देश का भी चुनाव होने वाला था, लोकसभा का। तो विपक्ष को लग रहा था इससे हमको यहाँ फायदा होगा, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हरियाणा में जब चुनाव था तो वहां पे इन्हीं लोगों ने वही डीप स्टेट और उसके साथ मिलके पहलवानों का आंदोलन शुरू कर दिया। अब पहलवान भी कौन, तो ओलंपियन पहलवान का नाम अगर आता है तो आपको लगता है कि ये देश के साथ प्रधानमंत्री जो हैं देश के ओलंपियन पहलवानों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। मगर बाद में तब खुलासा हो गया जब इन सब पहलवानों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, तो पहलवान आंदोलन जो है वो भी फुस हो गया। और इसके बाद जब हरियाणा में सरकार आ गई बीजेपी की, उसके बाद फिर इन लोगों ने खूब हंगामा करने की कोशिश की। पंजाब से दिल्ली आने की कोशिश की, मगर तब ये मनोहर लाल जी की सरकार थी। उन लोगों ने किसानों को बल प्रयोग करके, क्योंकि चुनाव हो चुका था तो होने वाला था, बल्कि जीत का ये हो गया था, इन लोगों ने और फिर नायब सिंह सैनी ने भी, इन लोगों ने उन किसानों को या जो भी किसान के नाम पर लोग थे उनको घुसने नहीं दिया। नहीं तो अगर आज हरियाणा में कांग्रेस या किसी भी विपक्ष की सरकार हो जाती तो दिल्ली तक बड़ी मुश्किल होने वाली थी, जो बच गया। तो वहां भी ये नहीं हुआ। अब एक के बाद एक करके मोदी जी ने डीप स्टेट के जितने मोहरे थे सबको कैसे ढेर किया। खालिस्तान का अमेरिका में सबसे बड़ा ये था गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसने केजरीवाल पर भी 138 करोड़ रुपया देने का ये लगाया था एक आतंकवादी को छुड़वाने के लिए कि हमने दिया, मगर केजरीवाल जी ने वो काम नहीं किया। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं अब खोली में घुस गए हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ट्रंप जो है उनको अंदर न करवा दे। और हाल ही में बहुत नामी गायक, वो किसी ज़माने में मोदी विरोध के लिए जाने जाते थे, खालिस्तान समर्थक दोसांझ, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले कुछ दिन पहले। यानी कि खालिस्तान का जो खंडहर है वो भी ढहने लगा है विदेशों में भारत के खिलाफ। और खालिस्तान के सबसे अमेरिका में तो वो एकदम जो हमारा दूतावास सब था वहाँ भी हंगामा करते थे, और वो तो बंदूक लहरा के फायरिंग वायरिंग सब करके चले जाते थे, और अमेरिकी सरकार कुछ नहीं करती थी। वही हाल कनाडा में था। ट्रूडो जो है खालिस्तानों का पूरा समर्थक था और उनको पूरा समर्थन मिलता था खालिस्तानियों से भी और ये भी इनको भी। मगर मोदी जी का ऐसी चली कि जस्टिन ट्रूडो जो है जस्ट आउट हो गए, उनको भी निकलना पड़ गया, छोड़कर भागना पड़ गया। तो ये जो है इनकी भी नहीं चली। उसी समय जब बाइडेन की सरकार थी,
आपने देखा होगा डीप स्टेट के जो एजेंट्स हैं वो टीडीपी, नीतीश कुमार, कई लोगों से उन लोगों ने मिलने की कोशिश की थी कि मिलकर इन लोगों को ये डिस्टेबलाइज करवा दे सरकार, मगर वो हो नहीं पाया। हालांकि डीप स्टेट जो है वो मोदी जी को ये कमज़ोर करने में एक जगह सफल हो गया। जब दिल्ली ये लोकसभा चुनाव हुआ तो उसने इंडी अलायंस बनवा दिया। इंडी अलायंस बनवा के उसने चुनाव करवाया तो मोदी जी जो 400 पार बोल रहे थे 240 तक ही रह गए और उनको 72 तक पहुंचने के लिए 32 जो है वो सहारे की ज़रूरत पड़ गई, जो कि 303 खुद ही थे एक ज़माने में। तो इन लोगों ने डीप स्टेट ने जो है वो विपक्ष को इंडिया में एक किया, उनको पैसे से लेकर सब कुछ दिए कि लो और खेल करो इंडिया में, मगर वो भी ढेर हो गए क्योंकि आखिरकार सरकार तो मोदी जी की ही बनी। और अब ऐसी स्थिति है कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो टूट उनमें होने वाली है और वो सब बीजेपी के साथ आने वाली हैं। और अंत में आप देखिएगा अगले 2 से 6 महीने में मोदी जी जो हैं वो अगर टीडीपी और ये जेडीयू नहीं भी रहे, ऐसे वो भी वापस बाहर नहीं जाएंगे, तब भी इनके पास बहुमत हो जाएगा और राज्यसभा में भी बहुमत हो जाएगा। जब से दिल्ली विल्ली सब जीत गए, हरियाणा जीत गए हैं, तो राज्यसभा में भी जल्द ही बीजेपी को बहुमत होगा, जिससे सब कुछ पास कराना बहुत आसान होगा। मैंने आपको बताया कि शेयर बाजार में भी ये लोग खेल करते हैं। तो हिंडनबर्ग को निकाला गया और हिंडनबर्ग से अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उसको विपक्ष जो है भारत का, फिर मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं कौन लोग थे, वो हिंडनबर्ग लेके ये किए, जिन पर बाद में सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई भी हुई और सेबी तक ने कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी, अडानी जो हैं उनके शेयर्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है। सेबी ने भी कहा कि कुछ गड़बड़ नहीं है। तो ऐसी स्थिति थी कि हिंडनबर्ग के टाइम में जो अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर तक पहुंच गए थे और बस दूसरे पहले हो सकता है हो जाते, उससे पहले उन लोगों ने भारत का उनकी ज़मीन हिला दी हिंडनबर्ग रिपोर्ट लाकर, और बाद में वो सब कुछ झूठ निकला। और अभी हमने देखा 2 महीने पहले कि हिंडनबर्ग ने भी अपना कारोबार समेट लिया, मतलब मोदी का जो दुश्मन एक था वो भी धराशायी हो गया, हिंडनबर्ग ने अपनी फर्म बंद कर ली मोदी के डर से। यानी कि एक और जो उनका शेयर बाजार डाउन करने का था, हालांकि अभी भी शेयर बाजार जो है 86 पर जो पहुंच गया था वो 75-76 पे, मतलब 10,000 से ज़्यादा नीचे पहुंचा हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। मगर फिर FII जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वो दोबारा पैसे लगा रहे हैं। आज ही काफ़ी ये पैसे लगे हैं 3-4-5 शेयरों में, मगर आखिर में शेयर बाजार आज भी यानी बुधवार को 19 फरवरी को भी गिरा है कुल मिला के। यानी कि शेयर बाजार जो है इसके गिरने के भी अभी और भी कई कारण हैं, ट्रंप भी कारण है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, हमेशा वो उनकी कोशिश होती है किसी न किसी तरह से भारत को कमज़ोर बनाए रखें या अपने अंदर ही उसके इसमें उलझाए रखें। आगे अभी भारत में हिंदू मुस्लिम भी बहुत तेज़ होने वाला है। जिस दिन ये सब जो कानून सब आ रहा है वो सब आएगा बहुत तेज़ी में, आप देखेंगे मार्च अप्रैल आते आते एक राइट की स्थिति फिर इंडिया में बनने वाली है और उसका असर फिर शेयर बाजार से लेकर सब पे पड़ेगा। यानी अब हिंडनबर्ग भी साफ हो गए, जो भी एंटी इंडिया एलिमेंट थे भारत में, जैसे उमर अब्दुल्ला वगैरह जो मतलब अलग इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते थे, वो भी अब मोदी गाने लगे हैं, उनसे मिलने लगे हैं और उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा उन सब से मिलने लगे हैं। राहुल गांधी जो हैं उनको ये तक बोलना पड़ गया है कि हमारी लड़ाई जो है वो इंडियन स्टेट से है, इंडियन स्टेट। तो राहुल गांधी को पता नहीं है कि इस तरह का भाषण देने वाले को भारतीय जो है वो पसंद नहीं करेंगे। इन जनरल भारतीय, चाहे वो सिख ही क्यों नहीं हो, वो ज़्यादातर राष्ट्रवादी हैं। वो सेना में भी जो जाते हैं सिख, वो
वो तो राष्ट्रवादी हैं ही, फिर भी खालिस्तान के समर्थन के तक जो है उनके अलावा भी बहुत से सिख हैं, मेजॉरिटी जो हैं वो राष्ट्रवादी हैं, भारत के बारे में सोचते हैं। वो खुद वो मतलब हम मेरी जो बात हुई वो बोलते हैं कि क्या हमको अगर पटना साहिब जाना होगा तो हम वीज़ा लेकर जाएंगे खालिस्तान बनवाकर, या हेमकुंड साहब जाना होगा तो उत्तराखंड के लिए वीज़ा हमको लेना होगा। अभी तो पूरा भारत अपना है, जहाँ चाहे वो सब जा सकते हैं। तो राहुल जो है वो भी धराशायी हो गए हैं। हालांकि उनको प्रॉप अप करने की कोशिश की जा रही है, मगर हो सकता है आगे अब राहुल गांधी और केजरीवाल जो है ये फुस हो चुके हैं, तो हो सकता है अब प्रियंका गांधी को ऊपर किया जाए। और कौन ऊपर करेगा मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, आप समझ सकते हैं कौन ऊपर करेगा। अब लड़ाई की बात हमने की थी, डीप स्टेट करवाता है। इजराइल हमास आपने देख ही लिया, अब ट्रंप के आने के बाद लगभग बंद ही हो चुका है। और क्रूड ऑयल जो है दाम बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे कम होगा, जो कि भारत के फेवर में जाएगा, इकोनॉमी उससे बेटर होगी। रूस यूक्रेन में भी, यूक्रेन अभी भी दिखा रहा है रंग, मगर उसकी हालत पस्त है। अमेरिका ने जो पैसे देने बंद कर दिए हैं, जो बाइडेन के समय जम के मिल रहा था, अब यूरोपियन यूनियन और वो लोग साथ दे रहे हैं, मगर ज़्यादा कुछ वहाँ भी यूक्रेन के पास मिलने वाला नहीं है। वो जल्द ही आएंगे नेगोशिएशन के लिए टेबल पे, और नेगोशिएशन के दौरान हारेंगे। रूस ने जितनी ज़मीन कब्जा कर ली है वो लौटाएगा नहीं, वो सब अब रूस की होगी। तो यहाँ भी रूस यूक्रेन भी लास्ट इसमें है। और जो इंडिया अलायंस बनवाया था डीप स्टेट ने, इंडिया अलायंस भी धराशायी हो चुका है। अब सब बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस केवल लोकसभा के लिए बना था, उसके बाद के लिए नहीं। तो डीप स्टेट का ये भी जो है धराशायी हो गया है। और जो किसान आंदोलन या जो भी करके भारत में वो नहीं कर पाए, वो भारत के पड़ोस में कर गए। इमरान खान की जो सरकार थी पाकिस्तान में, उसको डीप स्टेट ने गिरवा दिया, क्योंकि वो बाइडेन का कहना नहीं मान रहे थे। और यहाँ पे बांग्लादेश में जब शेख हसीना नहीं मान रही थी बात, तो शेख हसीना की सरकार गिरवा दी और वहाँ पर मोहम्मद यूनुस को खड़ा कर दिया। जबकि आज भी जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व नहीं हुआ है। वहाँ पे सारे वही लोग हैं, मगर राज कर रहा है एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बाहर का अथॉरिटी मोहम्मद यूनुस। मगर बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस जो है उसकी भी बुरी स्थिति होने वाली है। अमेरिका इन सब के पीछे पड़ा हुआ है और ये मोदी जी भी लगे हुए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में बांग्लादेश में भी पार्टीशन हो, और जहां भी हिंदू बहुल इलाका बना के, जहां पर बॉर्डर है भारत का 1-2, तो वहां पर हो सकता है हिंदू देश आगे बनवा दिया जाए, जिससे कि एक बफर हो। क्योंकि हिंदुओं को वहां परेशान किया जा रहा है, तो हिंदुओं को एक जगह लाकर उनका बांग्लादेश में तो अलग देश बनवाया जा सकता है जल्द ही। आप हो सकता है ये अगले 6 महीने साल भर में देखें, ऐसा होगा। और यूनुस मियां तो बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो आज के लिए डीप स्टेट ने क्या क्या कोशिश की भारत और आसपास और इंटरनेशनल लेवल पर भी, और किस तरह से बाहर तो वो आसपास सब जगह जीत गए, भारत में वो बुरी तरह से हार गए नरेंद्र मोदी जी से। तो आज के लिए इतना ही। नजरिया बाय पुष्कर सिन्हा में आज इतना ही। नमस्कार।